हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी 2 चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के रेप्लिकेशन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। रेप्लिकेशन प्रोसीजर, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। डीएनए से डीएनए का निर्माण की प्रोसीजर को हम डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर किस प्रकार से पूरा होता है, इसके बारे में 3 प्रकार के पूर्वानुमान लगाए गए थे। ये 3 प्रकार के अनुमान कंजर्वेटिव मोड, डिस्पर्सिव मोड एंड सेमी कंजर्वेटिव मोड के नाम से जाने जाते हैं। पहला कंजर्वेटिव मोड, दूसरा डिस्पर्सिव मोड, तीसरा सेमी कंजर्वेटिव मोड। कंजर्वेटिव मोड, इस अनुमान के मुताबिक डीएनए से डीएनए का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है जिसमें पुराना डीएनए नए डीएनए के निर्माण में इस प्रकार से रोल प्ले करता है कि पुराने डीएनए की स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता और नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। नो चेंज, कंजर्वेटिव मीन्स नो चेंज। तो नो चेंज किसके स्ट्रक्चर में? ओल्ड डीएनए के स्ट्रक्चर में। ओल्ड डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है और पुराना डीएनए अलग से रेप्लिकेट होकर अलग हो गया। लेकिन इस अनुमान को प्रूव करने के लिए किसी प्रकार का वैज्ञानिक आधार नहीं था। इस वजह से ये रेप्लिकेशन का मोड की जो अनुमान है ये गलत है, यानी कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट है। दूसरे अनुमान के अनुसार कुछ लोगों ने कहा होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए पहले तो डीएनए के को टुकड़ों में होना जरूरी है, यानी डीएनए पहले रेप्लिकेट होने के लिए छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और उन पीसेस के बीच में नए सेगमेंट्स सिंथेसाइज हो जाते हैं, जिसमें जैसा आप मार्कर के हेल्प से देख सकते हैं कि ब्लू कलर में ओल्ड और रेड कलर में हमने न्यू डीएनए रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार से डिस्पर्सिव मोड में रेप्लिकेशन का जो हाइपोथेसिस है, इसमें ओल्ड न्यू इस तरीके के सेगमेंट्स डेवलप होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस अनुमान के फेवर में भी कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं था। इस वजह से इस रेप्लिकेशन मोड की जो हाइपोथेसिस है इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इस अनुमान को गलत समझा गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अनुमान, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन की हाइपोथेसिस क्या कहती है? इस मोड में ऐसा अनुमान लगाया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब भी होता है तो इसके एक ओल्ड स्ट्रैंड से नया डीएनए सिंथेसाइज और दूसरे ओल्ड स्ट्रैंड से दूसरा नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी पुराने डीएनए से जब कोई नया डीएनए सिंथेसाइज होता है तो उस डीएनए में एक स्ट्रैंड ओल्ड और एक स्ट्रैंड न्यू होता है। सेमी मतलब बीच का, कंजर्वेटिव यानी कि कोई चेंज नहीं। तो पुराना एक स्ट्रैंड मौजूद है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है वो नया है।
इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इस मोड को थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं हम। सेमी कंजर्वेटिव मोड डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहले इस रेप्लिकेशन मोड को प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद होगा। डीएनए के 3D स्ट्रक्चर को भी इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने 1953 यानी कि 1953 में सबसे पहले प्रपोज किया। इस रिसर्च के साथ ही उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल को भी प्रपोज किया था, बताया था, प्रूफ नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, किसी वैज्ञानिक तथ्य को सबसे पहले बताना यानी उसको प्रपोज करना उस तथ्य को, और उसको प्रूफ करना, दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। यानी डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रपोज किया वॉटसन एंड क्रिक ने। कब किया? 1953 में। लेकिन इन्होंने इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन को अपने किसी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साबित नहीं किया था, प्रूफ नहीं किया था। तो इनके इस अधूरे काम को पूरा किया 1958 में दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार। नाम था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार। इन्होंने, इन दो वैज्ञानिकों ने एक वैज्ञानिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड को बोला जाता है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। अब सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को के स्टेप्स को समझने से पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को जरा समझें कि इस प्रक्रिया में होता क्या था। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन्होंने एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करी, और इस बैक्टीरिया का नाम था इकोलाई। क्या नाम था? इकोलाई। अब इस इकोलाई को ग्रो करने के लिए पेट्री डिश में जिस मीडिया का इस्तेमाल किया, उस मीडिया में बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ नाइट्रोजन का सोर्स लिया, और उस नाइट्रोजन सोर्स में इन्होंने NH4Cl का इस्तेमाल किया। NH4Cl न्यूट्रिएंट्स का एक प्रकार था। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए, उसमें से जो नाइट्रोजन का सोर्स था, न्यूट्रिएंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, लेकिन जो इन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में जो नाइट्रोजन का सोर्स था, वो सोर्स था NH4Cl। NH4Cl में इस नाइट्रोजन के दो फॉर्म्स लिए इन्होंने। एक तो लिया नॉर्मल नाइट्रोजन यानी कि 14N, और एक इसी का एक हैवी आइसोटोप लिया। ये था हैवी आइसोटोप, ये था 15N। कहने का मतलब यह है कि अगर इस कॉलोनी में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और अपने न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो बढ़े हुए बैक्टीरिया में जो भी नाइट्रोजन होगी या तो 14N वाली गई होगी अथवा 15N वाली गई होगी। या तो ये नॉर्मल नाइट्रोजन 14N या उसका हैवी आइसोटोप 15N। तो इन्होंने दोनों पर ग्रो करके देखा, एक बार 14N पर, एक बार 15N पर। तो इन्होंने जब बैक्टीरिया को 14N पे ग्रो किया, तो इन्होंने ये देखा कि इस बैक्टीरिया से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया,
और उस डीएनए को सेंट्रीफ्यूगल मशीन, अब देखिए यहां पर बैक्टीरिया बना हुआ है, मान लीजिए हमने बैक्टीरिया ग्रो किया और उससे उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड भरा और सीजियम क्लोराइड के अंदर इस डीएनए एक्सट्रैक्ट को डाला। अब जब इस डीएनए एक्सट्रैक्ट को सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रोटेट करेंगे और इसके अंदर सीजियम क्लोराइड, हाँ जी, इसी के नाम पर पड़ा है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जी। तो सीजियम क्लोराइड के भरे हुए टेस्ट ट्यूब में जब डीएनए को हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रोटेट करेंगे तो हम पाएंगे कि 14N वाले का जो पोजीशन है वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ है, जो हल्का होगा वो ऊपर है, और जो 15N वाला डीएनए है, जब उन्होंने 15N के बैक्टीरिया के डीएनए को जब इन्होंने इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन से एक्सट्रैक्ट करके जब उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में डाला और इसके बैंड बनाए, तो ये पाया कि इसकी जो बैंड की पोजीशन है ये नीचे की तरफ है। जो वजनीली चीज होगी वो नीचे जाएगी, जिसकी डेंसिटी हैवी होगी वो नीचे रहेगी, और जिसकी डेंसिटी लाइट होगी वो ऊपर रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है। दूध हम देखते हैं, दूध को जब हम बॉयल करते हैं तो जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ मलाई के फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। तेल, घी आप देखते हैं लाइटर पार्टिकल्स होते हैं पानी से, इसलिए ऊपर तैरते रहते हैं। उसी तरीके से 14N वाला जो नाइट्रोजन है, इसकी डेंसिटी लाइट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ, और 15N की डेंसिटी हैवी होने की वजह से ये नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बनाता है। यानी कि हमें अगर इस पोजीशन पर कोई बैंड मिले तो हम कहेंगे ये 14N का डीएनए है, और अगर इस पोजीशन पे कोई बैंड मिले तो हम कहेंगे ये 15N का है। अगर हम बात को घुमा के कहें तो यही बात तो होगी। तो इसी चीज का इस्तेमाल इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अलग अलग स्टेप्स में किस तरीके से इस बात को प्रूफ किया, जरा देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि कई जनरेशन तक, मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन तक इन्होंने इकोलाई को इस पेट्री डिश पर ग्रो किया। इसमें नाइट्रोजन का सोर्स लिया 15N, ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा लिया? 15N, यानी हैवी आइसोटोप। तो इसका जो भी डीएनए होगा बार बार रेप्लिकेट, उसी के अंदर कॉलोनीज डेवलप कर रही हैं, तो सारा का सारा डीएनए 15N वाला हो गया। यानी कि नाइट्रोजन का जो भी सोर्स है, जो भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसमें बन रहे हैं, वो सब के सब 15N यानी हैवी आइसोटोप के बन गए। अब देखते हैं, अब इन्होंने अपने पहले स्टेप में इन्होंने कई जनरेशन तक इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को 15N पर ग्रो किया। इस पर ग्रो करने के बाद इन अपने दूसरे स्टेप में, जिसको हम जनरेशन 1 कह सकते हैं, इन्होंने एक पेट्री डिश ली जिस पर नाइट्रोजन का सोर्स था 14N। क्या था? 14N। तो 14N वाले नाइट्रोजन के सोर्स के अंदर इस बैक्टीरियल कॉलोनी को डेवलप किया। ठीक, अब जब इन्होंने इस बैक्टीरिया की कॉलोनी से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोसेस के द्वारा टेस्ट ट्यूब में इसके डीएनए के बैंड की पोजीशन देखी, तो इनको पोजीशन मिली इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब ना ही लाइट डीएनए की हाई पोजीशन, जो लाइटर डीएनए होता है वो ऊपर की तरफ, और जो हैवी डीएनए, जहां पर इसकी हमने ये पोजीशन बताई थी, ना ये वाली पोजीशन मिली ना ये वाली मिली, इसके बीच वाली कहीं मिली। तो इसको क्या बोला? इंटरमीडिएट पोजीशन। ये स्टेप है और इनको ये इसका रिजल्ट मिला है। ओके, अब इसके बाद इसी कॉलोनी को
अगले 20 मिनट के लिए अगली जनरेशन के लिए ग्रो किया। ध्यान रखिए, बैक्टीरिया की कॉलोनी 20 मिनट में, कोई भी बैक्टीरिया लगभग में 18 से 20 मिनट के अंदर अपनी बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी पॉपुलेशन को डबल कर लेता है। तो इसके लिए हमें जनरेशन काउंट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मिनट्स काउंट करने की जरूरत थी। तो यहां पर 20 मिनट लिखा है, फिर यहां 40, फिर यहां पर 60 मिनट, यानी हर 20 मिनट में एक नई जनरेशन हमारे पास आ रही है। तो इस 20 मिनट में पहली जनरेशन को इन्होंने 14N पे ग्रो किया, फिर अगले 20 मिनट के बाद इसी बैक्टीरिया की कॉलोनी को जब इन्होंने 14N पे ग्रो किया और उससे जब डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो इनको रिजल्ट में 2 बैंड्स मिले। एक तो था इंटरमीडिएट पोजीशन पे और एक था लाइट पोजीशन पे, यानी कि ऊपर की तरफ। ये पोजीशन हमने इसको मान लिया लाइट और इसको मान लिया हैवी। तो एक बैंड तो मिला इंटरमीडिएट और एक मिला लाइट। अपने इसी एक्सपेरिमेंट के 4th स्टेप में इन्होंने क्या किया, यानी अगले 20 मिनट के बाद, यानी 60 मिनट टोटल में, इन्होंने जब इस बैक्टीरिया को दोबारा अगले 20 मिनट के लिए 14N पे ग्रो किया तो इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनको अगेन 2 बैंड्स मिले। इन 2 बैंड्स की संख्या 2 ही थी, लेकिन अंतर यह था कि पहला वाला बैंड जो कि लाइट वाला था वो आपका 3 गुना मोटा हो गया, यानी कि यहां पर इसकी थिकनेस थी 1:1, यानी कि इनकी थिकनेस बराबर थी, जबकि यहां पर इनकी थिकनेस थी 3:1। यहां पर थिकनेस इस वाले स्टेप में 1:1 और इस वाले में 3:2, यानी कि लाइट वाला 3 गुना मोटा हो गया, इंटरमीडिएट वाला उसके 1/3। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये उसका रिजल्ट है। और तीसरा प्रोसेस आता है, तीसरा जो लेवल है वो है कंक्लूजन का, कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकाला, तो इस रिजल्ट को हम कैसे कंक्लूड करें। तो उन्होंने बड़ी आसानी से इस बात को कंक्लूड किया कि जो 15N वाला डीएनए था इसके दोनों ही स्ट्रैंड्स 15 वाले थे, यानी कि कई जनरेशन तक बैक्टीरिया को 15N में ग्रो करने की वजह से इसके दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन का टाइप था वो इसके हैवी आइसोटोप यानी कि 15N से लेबल्ड हो गया। तो इस मान लिया कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स 15N के थे। जब इसको इन्होंने स्टेप 2 में इन्होंने 14N में ग्रो किया तो इनका अनुमान यह था कि ये इंटरमीडिएट बैंड तभी हो सकता है जब इसका एक स्ट्रैंड 15N का और दूसरा स्ट्रैंड 14N का हो जाए, तभी तो इसकी डेंसिटी हैवी और लाइट के बीच की होगी, तभी तो इसकी पोजीशन भी बीच की होगी। इस वजह से इनका अनुमान था कि ये जो नए स्ट्रैंड्स बने वो ऐसे बने, जिसमें एक हैवी और एक लाइट, एक हैवी एक लाइट, तभी तो इस स्ट्रैंड की डेंसिटी इंटरमीडिएट हो गई। और चूंकि दोनों स्ट्रैंड्स इंटरमीडिएट डेंसिटी के हैं, इस वजह से इन्होंने कहा कि एक बैंड मिला जो कि इंटरमीडिएट डेंसिटी का था। अब देखिए, जब इन्होंने कहा कि इसके अगले स्टेप यानी जनरेशन 2 में जब इसी डीएनए को हमने आगे 14N पे इस बैक्टीरिया को ग्रो किया तो इसका डीएनए जब रेप्लिकेट हुआ तो इस प्रकार से रेप्लिकेट हुआ, जिसमें इस वाले ओल्ड के साथ 14 वाला, अब आसानी से हम देख सकते हैं कि 14 को हम बोल रहे हैं लाइट, तो ये हैवी ये लाइट, इस वाले हैवी के साथ चूंकि मीडियम में 14N है, इस वजह से हम आसानी से कह सकते हैं कि नया डीएनए जो बना वो लाइट वाला है, तो ये इंटरमीडिएट हो गया।
अब यहां पर जो दूसरा वाला पहले से ही 49 वाला था, ये तो दोनों लाइट, ये दोनों भी लाइट, ये वाला लाइट और ये वाला हैवी। तो अगर इनकी संख्या गिने तो 2 डीएनए ऐसे थे जिनकी डेंसिटी इंटरमीडिएट थी और 2 स्ट्रैंड्स ऐसे थे जिनकी डेंसिटी लाइट थी, यानी कि 14N वाली थी। तो इन्होंने देखा कि भाई ये बैंड भी है, ये भी देखिए इंटरमीडिएट का एक बैंड है, लाइट का भी एक बैंड है और दोनों की थिकनेस, दोनों बैंड्स की थिकनेस, मोटाई बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि 2 इंटरमीडिएट हैं और 2 लाइट है, इसका मतलब 2:2 या हम कह सकते हैं 1:1 का रेशियो। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर एक स्टेप और बढ़ के देखें जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं यहां पर बताना जरूरी समझता हूं जिससे कि आपको यह बात और क्लियर हो जाए कि इनके एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में था क्या। तो अब जरा देखते हैं, अगर हम इस वाले डीएनए को रेप्लिकेशन करके देखें इंटरमीडिएट वाला, तो आप पाएंगे ये देखिए इस वाले से इस वाले से इस वाले से अब गिनिए, अगर हम गिनेंगे तो लाइट वाला 1 2 3 4 5 एंड 6, लाइट वाले डीएनए के बैंड स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं संख्या में 6 और इंटरमीडिएट वाले ये देखिए इंटरमीडिएट वाले हैं केवल 2। तो 6/2 3:1। क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा सा ये है कि जो हमारी हाइपोथेसिस हम लेकर चले थे, जिसमें हमने ये माना था कि जब भी डीएनए का सिंथेसिस होता है, उस डीएनए के सिंथेसिस में नए डीएनए बनने के दौरान एक स्ट्रैंड ओल्ड और एक स्ट्रैंड न्यू होता है और यही सेमी कंजर्वेटिव मोड का बेस है। तो इसी सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूव करने के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड का इस्तेमाल किया। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में डीएनए की डेंसिटी के बेस पर आसानी से सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीजर के द्वारा इनके बैंड्स की पोजीशन से हम इनकी डेंसिटी पता कर सकते हैं। इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेप्स में पूरा किया। इन 4 स्टेप्स के पहले स्टेप में इन्होंने कई जनरेशन तक बैक्टीरिया को हैवी आइसोटोप यानी कि 15N में ग्रो किया और उसको अगली जनरेशन में 14N वाले मीडियम में डाल दिया। 14N में डालने के बाद जब उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड के द्वारा उसकी डेंसिटी पता करी तो पता चला कि इसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट है। जब इसी बैक्टीरिया को अगली पेट्री डिश अगले स्टेप में इन्होंने जनरेशन 2 में 14N पे ग्रो किया तो इनको उस बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्टेड डीएनए से 2 प्रकार के बैंड्स मिले और ये दोनों ही बैंड्स की थिकनेस बराबर थी। और इसी बैक्टीरिया को जब इन्होंने स्टेप 4 जनरेशन 3 में ग्रो किया तो इनको इस बैक्टीरिया में के डीएनए में 2 बैंड्स मिले, लेकिन अब इन बैंड्स की थिकनेस में अंतर था, 3:1 का रेशियो था। तो ये था इनका रिजल्ट, ये था इनका एक्सपेरिमेंट, ये था रिजल्ट और ये था कंक्लूजन। अगर हम इस पूरे साइंटिफिक प्रोसीजर को अगर हम 4 स्टेप्स में बांट ले, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने इस बात की परिकल्पना करी कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के स्टेप 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से उन्होंने उसके डीएनए की डेंसिटी देखी। डेंसिटी को देखने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाले
और उन रिजल्ट के माध्यम से जब कंक्लूजन किया तो इसके अलावा कोई और कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता था, और इस कंक्लूजन के माध्यम से उन्होंने देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअल में सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही होता है। इस बात को प्रूफ हो गया, ये बात प्रूफ हो गई। तो आसानी से हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। अब इससे जुड़े हुए बहुत से सवाल आते हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।